नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज देश के लिए और आप सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष में सेंचुरी बनाई है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने अपने भरोसेमंद पीएसएलवी रॉकेट के जरिए यह सेंचुरी बनाई है और ये पूरे देश के लिए, आप सब के लिए बहुत गर्व की बात है। आज अपनी कक्षा में स्थापित किए गए 104 सैटेलाइट्स में अमेरिका, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और यूएई के सैटेलाइट शामिल हैं। यानी हर कोई भारत की तकनीकी कुशलता और कम खर्च में सैटेलाइट्स लॉन्च करने की क्षमता का फायदा उठाना चाहता है। इस कामयाबी का पूरा श्रेय हमारे देश के वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए। इस कामयाबी के पीछे कई कहानियां छिपी हुई हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आपको श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर आज जाना होगा। जिस जगह पर यह स्पेस सेंटर है उसे दुनिया की सबसे सीक्रेट लोकेशंस में से एक माना जाता है और वहां हर वक्त किसी न किसी सीक्रेट मिशन पर काम चल रहा होता है। लेकिन जी न्यूज की टीम को इस स्पेस सेंटर के अंदर जाने का मौका मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और हमने इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है। इस स्पेस सेंटर के अंदर की तस्वीरें बहुत दुर्लभ हैं और आज आप डीएनए में ये तमाम दुर्लभ रिपोर्टिंग देख पाएंगे। ये एक ऐसा डीएनए टेस्ट है जो आपके मन में गर्व की मात्रा को बढ़ा देगा। इसके बाद हम आपको शशिकला के सरेंडर वाले राजनीतिक ड्रामे के बारे में बताएंगे। कल तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाली शशिकला नटराजन अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। जेल जाने से बचने के लिए आज भी शशिकला ने हर तरह की सियासी कलाएं दिखाई और बीमारी का बहाना बनाने के बारे में भी उन्होंने सोचा। यानी जब तक मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी तब तक शशिकला बिल्कुल फिट थी, लेकिन जैसे ही जेल जाने का नंबर आया शशिकला की तबीयत खराब होने लगी। शशिकला ने आज बेंगलुरु जाकर सरेंडर किया है। चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी करीब 350 किलोमीटर है, लेकिन शशिकला के 350 किलोमीटर के सफर को पूरी तरह से ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की गई। इसलिए आज इस राजनीतिक ड्रामे का वीडियो विश्लेषण करना जरूरी है। और इसके बाद आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे ईमानदार इंटरव्यू के हाइलाइट्स दिखाएंगे। यह इंटरव्यू मैंने कल लखनऊ में किया था। इस इंटरव्यू में मैंने अखिलेश यादव से कई मुश्किल सवाल पूछे। ये ऐसे सवाल थे जो आम लोगों के मन में हैं। हर कोई उनसे ये सवाल पूछना चाहता है। राहुल गांधी के साथ राजनीतिक जोड़ी बनाना हो, या फिर अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ टकराव हो, या फिर परिवारवाद के आरोप हो। हमने अखिलेश यादव से सारे सवाल पूछे और उन्हें किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कल यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो फिलहाल लखनऊ में ही रहकर खुश हैं। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति ही करना चाहते हैं और उनमें दिल्ली आकर प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। एग्जाम वाली भाषा में कहें तो अखिलेश यादव का क्वेश्चन पेपर टफ यानी कठिन था। इसलिए आज आपको इन सवालों पर अखिलेश यादव के जवाब जरूर सुनने चाहिए। अखिलेश के जवाबों में भविष्य की राजनीति के कई सीक्रेट कोड्स छिपे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा और अखिलेश का सवालों वाला ये साथ पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। आज उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों और यूपी की 67 सीटों के लिए मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तराखंड में 68% लोगों ने मतदान किया। वहीं यूपी में दूसरे राउंड की वोटिंग में 65.5% लोगों ने वोट डाले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में वोट डाला। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में वोटिंग की। यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने वोट डाले। यूपी में वोटिंग के अगले 5 चरणों में 263 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जबकि उत्तराखंड में एक सीट पर 9 मार्च को चुनाव होगा। यहाँ एक उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव रद्द कर दिया गया था। यूपी में तीसरे चरण के लिए आज नेताओं ने जमकर प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कन्नौज में, राहुल गांधी ने बाराबंकी में, मायावती ने रायबरेली और अखिलेश यादव ने फतेहपुर में रैलियां की। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में सत्ता के लिए 3 पैरों वाली रेस चल रही है, तो राहुल ने कहा कि 2 युवाओं को साथ देखकर पीएम डर गए हैं। ये चुनाव में 2 लोग साथ साथ है ऐसा नहीं है। इस चुनाव में त्रिपगी दौड़ चल रही है। त्रिपगी दौड़, 3 पैर वाली दौड़ चल रही है। बीजेपी जहां भी जाती है नफरत फैलाती है।
उत्तर प्रदेश को तोड़ती है। वहीं अखिलेश ने बीजेपी नेताओं पर नफरत फैलाने और जहर उगलने का आरोप लगाया। और जाने कौन सी विचार बोलने लगे। हमने तो ये देखा है कि बीजेपी के लोग जब मुंह खोलते हैं तो कहीं न कहीं नफरत की बात करते हैं, जहर घोलने की बात करते हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह ने भी कई रैलियां की। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने आज अपनी देवरानी अपर्णा यादव के लिए वोट मांगे। डिंपल ने लखनऊ की कैंट सीट पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ कैंट से इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों को जोड़ के साथ चलने का काम करती है। वहाँ विपक्ष में ऐसे लोग बैठे हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, जो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। निर्णय आप सबको लेना है कि आपको क्या करना है। आप आज मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी छोटी बहू के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था, साधा नागरिकों को 15-15 लाख रुपया देंगे। ये 15 रुपया भी नहीं दी, 15 रुपया भी नहीं दी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में उनके और कांग्रेस के गठबंधन की जीत तय है। हार के डर से बीजेपी नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का डर उसके नेताओं के भाषण में साफ दिख रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि काम बोलता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं कारनामा बोल रहा है आपका। अमित शाह ये कहते हैं कि हमारी तो लड़ाई समाजवादी पार्टी से है ही नहीं। पहले चरण में हमारी सीधी लड़ाई बीएसपी से थी और समाजवादी पार्टी तो नंबर 2 पर भी नहीं है। पहले ही चरण में इनको नकार दिया गया है। ये बात सच्चाई वो जानते हैं और जनता ये सच्चाई जानती है। जो वोट इन्हें मिलने जा रहा था वो वोट इनको नहीं मिला और पूरी तरीके से पहले चरण में जनता ने नकार दिया। और तभी ये सब दलों को छोड़ करके किसी के खिलाफ नहीं आजकल बोल रहे हैं। आजकल केवल हम 2 युवा नेताओं के ही खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश ने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया कि चुनाव से पहले साइकिल को लेकर हुई लड़ाई उनका और मुलायम सिंह का पहले से तय ड्रामा था। जब आपके परिवार में जो आपसी कलह चल रही थी तो बहुत सारे लोग तो ये कहते थे कि ठीक है झगड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि असल में ये एक प्लान है। आज मैं आपसे खुलकर पूछ रहा हूँ ताकि उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग आपके मुंह से जान लें, क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी या ये सचमुच में ऐसा हुआ था? जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि ये फैमिली ड्रामा था या जानबूझ के किया गया, मैं समझता हूँ ये सब गलत बात है। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जो परिस्थितियाँ बनी और उस समय के हिसाब से जो फैसला ले सकते थे, मैंने फैसला लिया। अखिलेश ने कहा कि इस चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सम्मान नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का ही बढ़ेगा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में शहीद हुए सेना के मेजर सतीश दहिया और 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम को सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बॉर्डर के हालात पर जानकारी भी दी। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना मुठभेड़ों के दौरान मुश्किलें खड़ी करने और सहयोग न करने वालों से भी सख्ती बरतेगी। कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे कुछ नौजवान हैं जो सही रास्ते से भटक गए हैं, हम उनको वापस अमन के रास्ते पे लाने की कोशिश करें। इसके लिए अगर हमें कुछ सख्त मेजर इख्तियार करने पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। मेजर सतीश दहिया कुपवाड़ा के क्रालगुंड में शहीद हुए थे, जबकि 3 जवान बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के हाजिन में शहीद हुए जवान रवि कुमार का आज सांबा में अंतिम संस्कार हुआ। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन ने आज कर्नाटक की परप्पना अग्रहरा सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। सुरक्षा कारणों से शशिकला के लिए जेल में ही कोर्ट रूम बनाया गया है। ये होसुर में तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर के करीब है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को सरेंडर के लिए और वक्त देने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु के लिए निकलने से पहले शशिकला जयललिता की समाधि पर गईं और एमजीआर की समाधि स्थल पर भी जाकर श्रद्धांजलि दी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई है। उधर तमिलनाडु में जारी राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और इद्दापड्डी पलनीसामी को अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट देने को कहा गया है।
इसरो ने आज 104 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर नया रिकॉर्ड बनाया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स प्रक्षेपित करके इसरो ने रूस के 37 उपग्रह लॉन्च करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण के 28 मिनट बाद इसरो ने मिशन के कामयाब होने का ऐलान किया। इसरो ने इस मिशन में PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया। इसरो की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। हम दूसरे का नैनो सैटेलाइट लॉन्च करते थे, हम पहली बार हमारा खुद का नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए। हमने नैनो सैटेलाइट का प्रोग्राम लिए जिसमें हम नई नई तकनीक का विस्तार करेंगे और उसका परीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल ये तय करेगा कि 3 तलाक पर बहस किन मुद्दों के आधार पर होगी। चीफ जस्टिस JS खेहर की बेंच पहले ही साफ कर चुकी है कि 3 तलाक का मामला मानवाधिकार से जुड़ा है और वो इस मामले में कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेंगे। 3 तलाक पर मुद्दे कल तय होने के बाद इस पर बहस 11 मई से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में 3 तलाक, निकाह, हलाला और एक से ज्यादा शादियों जैसी प्रथाओं का विरोध किया है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पूरा इस बात का यकीन और हम लोग पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक फैसला देगा। ट्रिपल तलाक तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। संविधान में धारा 25 में स्पष्ट लिखा है कि जहाँ अनैतिकता होगी वहाँ सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने RJD के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को 1 हफ्ते में दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शहाबुद्दीन की वो दलील खारिज कर दी है कि उसे तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करना उसके न्यायिक अधिकारों का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज चंदा बाबू की दलील मानते हुए आदेश दिया है कि शहाबुद्दीन जो आज सिवान जेल में कैद हैं, उनको यहाँ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाए। शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेजने का आदेश चंदा बाबू और पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की याचिका पर दिया गया। दोनों ने शहाबुद्दीन के बिहार की जेल में रहने पर अपनी जान पर खतरा बताया था। कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है। जो कानून के मुताबिक और जो कोर्ट वगैरह का डिसीजन होता है उसको तो सबको पालन करना ही पड़ता है। शहाबुद्दीन के खिलाफ सभी केस की सुनवाई बिहार में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बिहार सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम करने को भी कहा है। शहाबुद्दीन पर 45 केस चल रहे हैं। इनमें 9 मामले हत्या के हैं।